नमस्कार, मैं कमल कौशिक खबर की तह तक देखना आप शुरू कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में हम खबर की तह तक पहुंचते हैं, खबर के मायने समझाते हैं और बताते हैं कि खबर असल में आपके लिए है क्या। आज सबसे पहले बात हम चंडीगढ़ की करने जा रहे हैं, जहां पर मेयर चुनाव का जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंचा था। इस मामले को लेकर पहले भी सुनवाई हो चुकी है और हमने पहले भी देखा कि हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी भी की गई थी। अब एक बार फिर से सुनवाई होनी है। याचिका जो लगाई गई थी उस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इसी की खबर की तह तक पहुंचकर आप तक जानकारी हम पहुंचाएंगे। मेयर प्रत्याशी कुलदीप टीटा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से है। याचिका में जल्द चुनाव करवाने की मांग उठाई गई थी। हालांकि एक नोटिफिकेशन चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जारी भी किया गया था फरवरी महीने के लिए। अब ऐसे में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, या फिर चंडीगढ़ प्रशासन हाईकोर्ट को जो जानकारी देगा उससे हाईकोर्ट संतुष्ट हो सकता है। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में है तो ज्यादा टिप्पणी नहीं हम कर सकते, लेकिन फिर भी इस मामले पर जो राजनीतिक तौर पर चर्चा हो रही है उस पर हम जरूर आप तक खबर पहुंचा सकते हैं और खबर के मायने भी समझा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्यों साख का सवाल भी मेयर का चुनाव बना हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव इसलिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो INDIA गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर शामिल होकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, उसमें एक सबसे बड़ा सफल प्रयास ये हो सकता था, लेकिन चुनाव ही स्थगित हो गया। उसके पीछे का कारण, वजह आप जानते हैं। जो प्रक्रिया करवानी थी, जिसके जिम्मे सब कुछ था, वही बीमार हो गया और उसके बाद ये मुद्दा और भी राजनीतिक तौर पर गर्मा गया, सर्द मौसम में भी। इसलिए एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी, लेकिन मामला क्योंकि कोर्ट में जा चुका है, अब कोर्ट पर सब कुछ निर्भर करता है। कोर्ट पर सबकी निगाह टिकी हुई है, खासकर जो मेयर प्रत्याशी है उन पर भी नजरें टिकी हुई है। हाईकोर्ट में आज सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भी टिप्पणी की जाएगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ऐसा नहीं है, चुनाव करवाने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसे समय चाहिए। पहले जानकारी मिली थी कि फरवरी महीने की एक तारीख मुकर्रर कर दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन उसी दौरान चुनाव करवाना चाहता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो मिलकर गठबंधन में इस चुनाव को लड़ना चाह रहे थे और लगभग उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, चुनाव होना ही था, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ अटक गया, सब कुछ लटक गया। और ये सब कुछ जब देखा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, तो उनको जरूर ठेस पहुंची होगी। राजनीतिक तौर पर सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर लगाए गए, लेकिन जो भी हुआ, एक कारण था, एक वजह थी, जिसके बाद ये चुनाव स्थगित करना पड़ा था। अब आने वाले वक्त में चुनाव तो बेशक होने वाला है, लेकिन उसमें बीजेपी की तैयारी क्या होगी, क्योंकि हमने बीजेपी के नेताओं को भी सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हम पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह था कि जीतेगा कौन, आंकड़ा किसके पक्ष में, क्योंकि हमने पिछला चुनाव देखा, इस चुनाव को देखा, जो समीकरण थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में तो जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस तरह का ये चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए बीजेपी को आस है, निराश बीजेपी नहीं है। फिर भी देखने वाली बात है कि आज हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या टिप्पणी की जाती है। पिछली सुनवाई के दौरान हमने सख्त टिप्पणी देखी थी और उसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें भी पेश की थी। आज भी दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते तो नजर आएंगे। आज की सुनवाई कितनी लंबी होने वाली है, क्या कुछ उसमें पॉइंट्स होंगे, क्या बिंदु होंगे, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हम इस पर नजर बनाकर अपनी ओर से भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये मामला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच उस गठबंधन का है जो INDIA गठबंधन दिल्ली या दूसरे राज्यों में बैठकर भी मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स करके ये निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कैसे लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा समन्वय बिठाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और NDA को एक चुनौती पेश की जाए। ये एक उदाहरण पेश सबसे पहला हो सकता था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे कि हमने आपको बताया, खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस पूरे मामले में भी प्रतिक्रिया जाहिर की गई थी। राघव चड्ढा को हमने देखा, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं इस खबर के मायने और इस खबर की तह तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले शिमला से एक बड़ी जानकारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कैसे सियासत गरमा रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर की तह तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने सामने नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगता है हम राम के आदर्शों पर चलते हैं तो बीजेपी को पीड़ा होती है। ये मुख्यमंत्री सुक्खू ने
करारा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू के इसी बयान पर जयराम ठाकुर ने भी एक और पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो बात कही है वो सबके सामने है, हमें थोड़ा संतोष हुआ, अब ये राम के प्रति आस्था दिखाने लगे हैं। आइए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर कैसे सियासी वार किए। देखिए, हम तो खुद सनातन धर्मी हैं। मुझे किसी चीज के एहसास की चुटकी, क्योंकि उनको तो हर चीज में राजनीतिक त्रुटियां सूझती हैं, नेता प्रतिपक्ष। तो इसलिए जब भी हम शुभ कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो उस दृष्टि से उनको जो भी हमारे अच्छे कार्यों तक पीड़ा होती है, मैं तो कहूंगा कि आप भी सनातन धर्म के जो आदर्श है और राम के आदर्श है उन पर चलें। तो आपने सुना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन ये सियासत क्यों हो रही है, खबर की तह तक पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं, प्रदीप ठाकुर, वो आपको समझाएंगे, बताएंगे खबर के मायने भी। प्रदीप, शुरुआत से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, खबर की तह तक पहुंचकर ये राम नाम पर सियासत क्यों हो रही है? यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने क्यों है? क्या जो केंद्र में एक मुद्दा उठा था निमंत्रण का, उसको लेकर यहां पर शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, और मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव तक भी यूं ही इस मुद्दे पर राजनीति गरमा सकती है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमा सकती है। बयानबाजी का दौर आने वाले दिनों में तेज होता हुआ दिखेगा। जी। आपने भी देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर जब कांग्रेस पार्टी ने एक अलग लाइन पकड़ी और उन्होंने कहा कि उस वक्त भी कहा कि एक अधूरे मंदिर का जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। जो उस वक्त निमंत्रण दिया गया था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए, उससे कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने किनारा किया था और उस वक्त स्वीकार किया गया था निमंत्रण को। लेकिन हिमाचल में सियासत तब से ही चल रही थी, यानी जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जब इस तरह से बातें सामने आई और तैयारियां उस वक्त जोरों से चल रही थी, निमंत्रण दिए जा रहे थे, उस वक्त हमने देखा कि सबसे पहले तो विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री है, उन्होंने एक लाइन पकड़ी अलग से और उन्होंने कहा कि हम तो 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, और पहले से ही वो इस बात को कहते आए और हमने देखा कि वो गए भी। लेकिन हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी उस वक्त साफ तौर पर कहा कि राम हमारे आराध्य है और जब भी मौका मिलेगा हम बाहर जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी, और चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें या भाजपा के बाकी बड़े नेताओं की बात करें, भाजपा के अध्यक्ष की बात करें या बाकी जो सीनियर लीडरशिप है भाजपा की हिमाचल में, वो कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं कि आप इस पर स्टैंड क्लियर कीजिए, आप क्या आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं? हिंदू भाजपा का विरोध करते करते आप राम भगवान का विरोध करने लगे हैं। तो इस तरह की बातें हमने शुरू की सियासत में देखी और पिछले कल जो चीजें हुई है उसमें एक तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे दिन की छुट्टी की, यानी दिखाने की कोशिश की कि भगवान राम के प्रति रखते हैं और उनके आदर्शों पर हम चल भी रहे हैं। इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की गई। हिमाचल में क्योंकि 97% हिंदू आबादी है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी लगा होगा कि हिमाचल प्रदेश में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पार्टी ने निर्णय लिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी जो सोच है या से जुड़ी जो एक सोच रहती है, उसके साथ चलने की जरूरत है। और हुई भी, मुख्यमंत्री ने खुद शाम को हमने देखा कि दिए जलाए उन्होंने अपने घर पर, रोशनियां की गई, मंदिरों में गए। 21 जनवरी को श्री राम मंदिर में अखंड ज्योति पाठ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री वहां गए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अपना मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की और पिछले कल विपक्ष पर आरोप लगाए कि जब हम राम के आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते हैं, हम उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो भाजपा को इससे पीड़ा होती है और इसमें विपक्ष जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है। इस तरह की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, लेकिन उस पर नेता प्रतिपक्ष का भी ध्यान आया और उन्होंने साफ तौर पर उसमें कहा कि हमें संतोष हो रहा है कि कहीं ना कहीं राम के प्रति आस्था जताई जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को सोचना चाहिए था और अच्छा होता वहां जाते अयोध्या में तो उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद जरूर मिला। लेकिन देर से ही सही, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस स्थान से हम संतोष रखते हैं कि राम के प्रति जो आस्था दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। तो हम कह सकते हैं कि अब से तर्ज कसने का, कटाक्ष करने का, अब हम कह सकते हैं कि सियासत अब शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में ये बातें बहुत आगे तक जाएंगी। बीजेपी अपने स्तर पर
राम भक्ति, राम भगवान की जिस तरह से अयोध्या में रामलला की जो स्थापना हुई है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेकर जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सरकार की या हिमाचल में, तो भी भगवान राम को कह रहे हैं कि हम के आदर्शों पर चलते हैं, और इस पर सियासत आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर भगवान राम की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की मान्यता है, उनको माना जाता है, उनके आदर्शों पर चला भी जाता है। और कुल्लू की अगर बात करें तो वहां को साक्षात माना जाता है कि भगवान रघुनाथ खुद विराजमान है। और इस बार भी देखा कि वहां से पेशेवर सिंह जो मुख्य छड़ीदार है रघुनाथ जी के, वहां से उनके चिन्ह लेकर अयोध्या गए थे। तो कहीं ये सियासत अपनी जगह है, लेकिन आस्था दिखाना अपनी जगह। सही कहा। वैसे में सियासत वाले दिनों में तेज होती हुई जरूर दिखेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आस्था अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन राम आए हैं, क्या वोट लाए हैं, इस तरह की बातें तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप ठाकुर, आपने विस्तार से खबर की तह तक पहुंचकर इस खबर के मायने समझाए। आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की। रोहतक के दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस मौके पर एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिस समारोह में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से चंडीगढ़ से रवाना हुए हैं, पानीपत पहुंचेंगे, उसके बाद रोहतक के लिए भी रवाना होंगे। इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आप में आज एक बड़ा संदेश देने की भी सोच रहे होंगे। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कभी देश भुला नहीं सकता मुख्यमंत्री मनोहर लाल। साथ ही गुफा वाले मंदिर में भी मत्था टेकेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बस आने का ही इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो रोहतक से देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे जानकारी हासिल करते हैं, खबर की तह तक भी पहुंचेंगे। आज का जो कार्यक्रम है कैसे खास रहने वाला है, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। देवेंद्र, आज रोहतक में एक एक करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बता दूं मैं दर्शकों को कि मुख्यमंत्री का आज पूरे दिन का रोहतक का ही कार्यक्रम रहने वाला है और नाइट स्टे जो है वो भी मुख्यमंत्री रोहतक में ही करेंगे। कल सुबह आगे रवाना होंगे। जहां तक आज के कार्यक्रमों का जिक्र है कमल, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में बता दूं कि उनको पहले वाया हेलीकॉप्टर रोहतक पहुंचना था, लेकिन वेदर कंडीशन क्योंकि ठीक नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी, तो वो वाया शताब्दी एक्सप्रेस पहले पानीपत आएंगे चंडीगढ़ से चलकर, उसके बाद वाया रोड जो है ना वो सड़क के रास्ते रोहतक पहुंचेंगे। रोहतक पहुंचने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री का होने वाला है वो है यहाँ के मॉडल टाउन से जो एक गुफा वाला मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मान्यता है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर शीश नवाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद आएंगे जो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच वो प्रतिमा है मानसरोवर पार्क के सामने, वहाँ पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह में पहुंचेंगे, जहाँ पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। मैं नवीन को कहूँगा साथ साथ तस्वीरों में जरा दिखाते भी रहें कि फिलहाल हम लोग इसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जो ये सेलिब्रेट की जा रही है, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम रहने वाला है कमल, और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं। बाकायदा मंच सज गया है, मंच के साथ में कुछ वीआईपी लोगों के बैठने के लिए अलग से जो व्यवस्था की गई है वो मंच भी लगाया गया। उसके अलावा एक मंच खास तौर से बनाया गया, वो कलाकारों के लिए रहेगा कि लोगों का जो मनोरंजन जो करेंगे, जो कलाकार यहाँ पर आएंगे, लोग कलाकार जो खासतौर से ऐसे कार्यक्रमों में रहते हैं, कोई भी रैली जलसा अगर कुछ होता है तो इस कार्यक्रम की जहाँ तक बात है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह ये है। और पीछे एक सरकार योजना लेकर आई थी कि जो महापुरुष रहे हैं हमारे, जो एक आदर्श पुरुष रहे हैं, उन लोगों के जो विचार थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, उनको उनके विचारों से ओतप्रोत किया जा सके, उनके विचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा सके, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। उसी सीरीज के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है रोहतक में। और करीब करीब माना ये जा रहा है कि 10:15 का लगभग वक्त हो गया है। पहले हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री को बाइएरा आना था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। वेदर कंडीशन इसके लिए दोषी कहीं जाएंगी क्योंकि चॉपर का उड़ पाना संभव नहीं था, काफ़ी फॉग आज कई जगह पर देखी गई है और उसके चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया। ये तय किया गया कि पहले शताब्दी एक्सप्रेस के जरिए मुख्यमंत्री पानीपत तक पहुंचेंगे, उसके बाद वो कार से वो लोग जो है ना फिर रोहतक पहुंचेंगे। रोहतक तो इसमें कुल मिला के शेड्यूल चेंज करना पड़ा है, लेट हुआ है। पहले ये कार्यक्रम माना जा रहा था कि 11 सवा 11 तक शुरू हो पाएगा, लेकिन फिलहाल को अगर
देखें तो कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे तक ये मेरे ख्याल से लेट होएगा। और जहाँ तक कार्यक्रम की तैयारियों की बात है तो मैं नवीन को कहूँगा तस्वीरों में जरा दिखाएं कि लोगों का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया है। लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं अपने नेताओं को सुनने के लिए। और ये आप चारों तरफ देख रहे हैं बाकायदा तिरंगे झंडों से पूरा ये पंडाल सजाया गया है, लंबा चौड़ा पंडाल लगाया गया है। रोहतक का आईसी कॉलेज है, आईसी कॉलेज लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज विमेन इसका ऑफिशियल नेम है। ये बाकायदा हजारों कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मैसेज और उनके फोटो, साथ में मुख्यमंत्री का फोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है। वहाँ ये सारी चीजें तमाम तस्वीरों में नजर भी आ रही होंगी। काफी अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। एक अलग तरह की प्रथा भी शुरू की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, और वो ये है कि वो अपने काफिले के साथ चंडीगढ़ से या पानीपत नहीं आए, वो जन शताब्दी एक्सप्रेस से आए। उससे पहले भी हमने शताब्दी में कई बार दिल्ली जाते हुए देखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगता है कि अब ट्रेन का सफर ज्यादा अच्छा समझते हैं बाय रोड से, क्योंकि लोगों से भी कई बार मुलाकात हो जाती है। हमने कई बार देखा, हमने बस में भी देखा उनको जाते हुए, केरला रोडवेज की बस में वो चढ़ गए, उसके बाद वहां लोगों से बातचीत की। ये अलग है थोड़ा सवाल मेरा आपसे। आपके लिए हम तैयार हैं। कमल अपना सवाल दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाया। जी देवेंद्र, मैं ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमने देखा है कि आजकल ट्रेन से ज्यादा सफर कर रहे हैं, अपने काफिले के साथ वो ज्यादा सफर नहीं कर रहे। जहां पॉसिबल है वो ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली जाना हो या हरियाणा रोड की बस में भी सफर करते हैं, लोगों से भी बातचीत हो जाती है। ये अलग ही एक प्रथा शुरू कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और एक काबिल तारीफ कही जा सकती है। ये थोड़ा अलग सवाल है इस कार्यक्रम से मेरा आपसे। श्री मनोहर लाल हमारे बीच में शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा वाजिब सवाल कमल उठाया है कि मुख्यमंत्री का जो अंदाज है वो पिछले कुछ समय से जुदा नजर आ रहा है। कहीं वो सीधे प्रोटोकॉल की परवाह ना करते हुए सीधे पब्लिक से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। या आपने ट्रेन का खास तौर से जिक्र किया, आज भी वो ट्रेन से आएंगे पानीपत तक शताब्दी एक्सप्रेस, उसके बाद वो कार से रोहतक पहुंचेंगे। तो ट्रेन से मुख्यमंत्री का ये कोई पहला सफर नहीं है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री लगातार इस तरह के पिछले कुछ समय से नोटिस किया गया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो बस की बात हो चाहे वो रेल के सफर की बात हो। आज भी ऐसा ही किया गया। तो कुल मिलाकर लोगों में एक अच्छा संदेश भी जाता है कि वो लोग जिनको फॉलो करते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो नेता जो हैं वो खुद एक आम आदमी से कनेक्ट होने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। तो कहीं न कहीं एक अच्छी भावना ये कही जा सकती है, एक अच्छा प्रयास कमल कहा जाएगा ये। क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ ये नहीं कि ट्रेन या बस की ही बात करें, पिछले कुछ दिनों में एक चीज और भी नोटिस करने में आई है कि पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए वो प्रोटोकॉल की परवाह नहीं कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी तक सीधे वो पहुंचे और आम आदमी की पहुंच राज्य के मुख्यमंत्री तक रहे। ये प्रयास मुख्यमंत्री का है और कहीं ना कहीं ये सराहनीय प्रयास एक अच्छा संदेश हम कह सकते हैं दे रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप भी इस्तेमाल करें, हम तो ये भी कहते हैं। सभी दर्शकों के लिए जानकारी भी काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, खबर के तक पहुंचे आप देवेंद्र दांगिया, अपनी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। आपके लिए खबर काफी अहम है, क्योंकि वैसे तो पूरे उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि सर्द मौसम का सितम देखा जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है, मैदानी इलाकों में कैसा मौसम रहने वाला है, आइए उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं खबर की तह तक पहुंचकर। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है कि 4 दिन बाद कोहरे से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन ठंड वैसे ही बनी रहेगी। बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में कोहरा बहुत ज्यादा छाया हुआ था। पहाड़ों की तुलना में ज्यादा ठंड ऐसे लग रहा था कि मैदानी इलाकों पर ज्यादा सितम ढा रही है। तापमान गिरने से गलन वाली ठंड खूब परेशान कर रही है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में धूप जब खिल जाती है तो ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा सर्दी महसूस हो रही हो। हाँ, इतना जरूर है कि सुबह और शाम के बाद का मौसम कपकपा देने वाली ठंड जैसा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्वानुमान ये लगाया गया है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया रह सकता है। इन दोनों जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 25 जनवरी के बाद कोहरा छटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद थोड़ी राहत कोहरे से मिल सकती है, क्योंकि वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब कोहरा होता है, धुंध होती है जिसे आप कहते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफत अली जुड़ चुके हैं। मौसम का हाल जानना है तो राव शफत अली बताएंगे आपको। खबर की तह तक पहुंचकर बताइए राव शफत अली, लोग जानना चाहते हैं इस बार मैदानी इलाकों में ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। पहाड़ी इलाकों पर जब धूप निकलती है तो लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा ठंड महसूस होती है, लेकिन उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ के जो मैदानी इलाके, हरियाणा तो पूरा मैदानी इलाका है, हिमाचल में मैदानी इलाका, वहां भी ऐसा ही हाल है।
अगर आप हिमाचल के बॉर्डर से जाएंगे आगे तो हरियाणा में धुंध है और वहां धूप खिली है, ऐसे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त का जो मौसम है, राव शफकत अली, विस्तार से बताइए कैसा रहने वाला है। कमल कौशिक, देखिए अभी तो कोल्ड वेव है और कल बीते दिन की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा तापमान गिरा था, बहुत ज्यादा ठंड थी, सर्द मौसम था और शीतलहर थी। लेकिन अभी राहत मिलने वाली नहीं है। करीब 3 से 4 दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है। जो मैदानी इलाके हैं वहां कोहरा छाया रहेगा और कोहरा है भी। लेकिन हाँ, अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ धूप खिली हुई है और अक्सर जब मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहता है तो देहरादून में धूप खिलती है। थोड़ा सा सुबह के वक्त में जरूर कोहरा नजर आता है। पहले 8 से 8:30 बजे के बीच में धूप निकल जाती थी, लेकिन अब 10 बजे के करीब सूरज दिखाई देता है। तो अभी 3 से 4 दिन जो मौसम का पूर्वानुमान है वो ये है कि तापमान लगातार गिरता रहेगा। जो ऊपरी इलाके हैं वहां बर्फबारी इस वक्त हो रही है, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कोहरा छाया रहेगा। और इसको लेकर के मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया उसमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अभी 3 से 4 दिन जो मौसम है वो इसी तरह का रहने वाला है। अगर कोहरे की बात करें तो मैदानी इलाका पड़ता है हरिद्वार का जो क्षेत्र है, उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, या देहरादून से नीचे के जो क्षेत्र है वो थोड़ा मैदानी इलाके में आते हैं। और थोड़ा खबर की तह तक पहुंचकर ये भी बताएंगे, जो येलो अलर्ट है, ये जो टर्म है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा दर्शकों को क्लियरिटी हो जाए ताकि, और क्या एडवाइजरी येलो अलर्ट में होती है अगर कोहरे की बात करें, क्योंकि हमने कई बार बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, तब भी इस टर्म का इस्तेमाल करते हुए देखा है मौसम वैज्ञानिकों को। देखिए, कोल्ड वेव इसका मतलब होता है कि जो शीतलहर है वो अभी बनी रहेगी और कुछ इलाकों में धूप रहेगी, कुछ इलाकों में कोहरा रहेगा। तो इसमें येलो अलर्ट जारी कर दिया जाता है। अगर बहुत ज्यादा शीतलहर है तो उसके बाद दूसरे जो कलर है रेड, तो उनको भी जारी किया जाता है। लेकिन अभी येलो अलर्ट है और येलो अलर्ट में जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा और कोहरा है भी। जैसा मैंने कहा कि अभी आवागमन की बहुत दिक्कतें हो रही हैं, विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, 5 से 10 फीट का भी दिखाई नहीं दे रहा है। और धीरे धीरे हालांकि दिन में थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर रात के वक्त में कोई सफर करता है तो थोड़ा सा खतरे वाला होता है। और दूसरा, अगर ऊपरी इलाके हैं जहां बर्फबारी हो रही है अभी, तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बर्फबारी काफी देरी से हुई है। पहले उत्तराखंड में अमूमन इन दिनों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां बर्फबारी हो जाया करती थी, लेकिन इस बार वो बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। पिछले 3 से 4 दिन अगर देखें तो केदारधाम, बद्रीनाथ धाम या उससे ऊपर के जो इलाके हैं वहां जरूर बर्फबारी है। और अभी अगले 3 से 4 दिन इसी तरह का मौसम रहेगा। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो शीतलहर का जो प्रकोप है वो थोड़ा सा कम होगा। और उम्मीद है, जो मौसम का पूर्वानुमान है कि 25 जनवरी से जो बारिश का अनुमान है 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक और खबर पर आपसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। राव शफकत अली, उत्तराखंड से ये खबर है, आपने ये देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। असम में न्याय यात्रा पहुंची और उसके बाद सियासत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी से दुर्व्यवहार का आरोप लगा और कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी से दुर्व्यवहार किया गया था, ये आरोप लगाए गए थे। इसी को लेकर उत्तराखंड में भी कांग्रेस नेताओं ने अब केंद्र सरकार और असम सरकार पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी संकेत दे दिए, कह दिया है कि अब बीजेपी को घेरा जाएगा। कहा कि राहुल गांधी से दुर्व्यवहार हुआ है, अशोभनीय और निंदनीय है। ये बीजेपी भगवान राम और मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है, अपनी संपत्ति उसे समझ रही है। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड में इस मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है। जिस तरह से मेरे नेता राहुल गांधी जी का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उसके तहत वो आसाम पहुंचे और आज जो ऐतिहासिक दिन पर्व की तरह पूरे देश में मनाया जा रहा है, उन भावनाओं का सम्मान और आदर करते हुए राहुल गांधी जी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन दिल्ली के इशारे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए जिस तरह से मेरे नेता को रोका है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। राहुल गांधी इस देश के एक शहीद के बेटे हैं, एक शहीद के पोते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के। ऐसे में उनका उतना ही अधिकार इस देश पर है, हिंदू धर्म पर है, उसके देवी देवताओं पर है। राव शफकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। राव शफकत अली, ये मुद्दा अब जो असम में हुआ घटनाक्रम वो उत्तराखंड में बनने वाला है और राम मंदिर को लेकर सियासत कोई नई बात तो नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन अब आगे क्या? देखिए कमल कौशिक, राजनीति में कोई भी छोटा मुद्दा हो उसको बड़े पैमाने पर उठाया जाता है। और क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, वो इस वक्त अपनी न्याय यात्रा पर है और असम में भी पहुंचे थे।
लेकिन कल के अगर दिन की बात करें तो वो एक मंदिर में दर्शन करना चाहते थे और कांग्रेस नेताओं का ये आरोप है कि उनको रोका गया है, जबरदस्ती रोका गया है। केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, असम सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि वो एक शहीद के बेटे हैं, उनकी जो दादी हैं वो एक शहीद हैं और उनका पूरा हक बनता है कि वो किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, भारत पर उनका पूरा हक है। लेकिन जिस तरह का दुर्व्यवहार राहुल गांधी के साथ किया गया है ये अशोभनीय है और पूरी तरह से निंदनीय है। तो कांग्रेस नेता इस वक्त नाराज हैं और जहां जहां भी पूरे देश के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेकर के वार पलटवार भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो यही बात उत्तराखंड में है, क्योंकि उनके नेता को रोका गया तो ये नाराजगी नजर आई। जो गरिमा दसोनी है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार के इशारे पर रोका गया और केंद्र सरकार या फिर भाजपा राम मंदिर को अपनी संपत्ति समझ रही है, जबकि राम सबके हैं। और सीधे तौर पर यह भी आरोप लगाया है कि जो निर्माण हुआ है मंदिर का वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, फैसले से हुआ है। अगर उस वक्त सत्ता में कोई भी पार्टी होती, वो चाहे बीजेपी होती या दूसरी कोई और पार्टी होती, तो मंदिर का निर्माण तो होना ही था क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन इसको ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे कि ये सब भाजपा ने कराया है। तो अब असम में क्योंकि राहुल गांधी मौजूद हैं और उनको मंदिर में जाने से रोका गया, इसी बात को लेकर के कांग्रेस नेता इस वक्त नाराज नजर आते हैं। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद राव शफात अली, आपने जानकारी विस्तार से दी है इस खबर पर और खबर की तह तक आप पहुंचे। खबर की तह तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी खबरें अभी तक पर जारी है। नमस्कार।